तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जो 3-4 दिन पहले थोड़ी अधूरी रह गई थी। वो कहानी जिसमें हमने पोतिया भाई की बात की थी, जो मनिया सुरवे का जानी दुश्मन था। और उस समय जब दोनों की लड़ाई चल रही थी, उसके बाद मनिया सुरवे का एनकाउंटर होता है। मुंबई पुलिस का पहला एनकाउंटर। पहले एनकाउंटर की बात आपने बहुत सुन ली, लेकिन जो मुंबई पुलिस का दूसरा एनकाउंटर होता है वो कहानी आपने कभी नहीं सुनी। उसके बाद तो एनकाउंटर्स की लाइन लग गई। दूसरा एनकाउंटर किसी और का नहीं, मनिया के ही उसी दुश्मन पोतिया भाई का हुआ था, मनिया के 1 साल बाद 1983 में। और उस जितना ड्रामेटिक एनकाउंटर आज तक मुंबई पुलिस की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। किस तरीके से पोतिया भाई को ढूंढा गया, किस तरीके से उसको ज़िंदा रहने का मौका दिया गया। एक बार नहीं, 3 बार पुलिस वालों ने उसके घर में बोला कि पोतिया को हाज़िर कर दो, हम उसको मारना नहीं चाहते। नहीं हाज़िर हुआ और उसके बाद कैसे उसको ढूंढा गया वो कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा। ये एंड तक, आखिर तक पूरी कहानी सुनना, क्योंकि इसमें इतना ड्रामा है, इतनी हकीकत है जो आपने कभी फिल्मों में भी नहीं देखी होगी। बहुत सी फिल्मी किरदार इस कहानी में हैं। बहुत ही नाटकीय अंदाज से पोतिया का एनकाउंटर होता है, और वो भी उसको बचाने के लिए। मारने के पहले भी उसको मौका दिया गया कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे भाई, नहीं तो तेरी जान खतरे में है। उसने अपने आप को हवाले नहीं किया। और कैसे जो पूरा कांड हुआ मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। पहले हमारे एपिसोड में ये कहानी अधूरी इसलिए रह गई थी कि मेरे पास पूरे फैक्ट्स नहीं थे, तथ्य नहीं थे, कोई रिकॉर्ड कहीं पे पुराना उसका नहीं मिल रहा था। मैंने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के पुराने रिकॉर्ड खोजने की कोशिश की अपने सूत्रों के थ्रू। कहीं कोई पोतिया भाई का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। उसके एक इलाके में रहने वाले एक पुराने आदमी ने, जो एक ज़माने में दारू का धंधा चलाया करता था, उसको भी नहीं मालूम था। उसने इतना हिंट दिया कि शायद उसकी डेथ टीबी से हो गई थी, ट्यूबरकुलोसिस से हो गई थी। तो मैंने वो अपनी स्टोरी में मेंशन किया था, लेकिन मुझे उस बात में दम नहीं लगा था। मेरी एक आदत है, जब तक मैं बात की तह तक नहीं पहुंच जाता हूं, उसका पीछा नहीं छोड़ता हूं। तो वो एपिसोड करने के बाद भी मैंने अपनी खोज पड़ताल, जांच पड़ताल जारी रखी। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी मेहनत और सबका यकीन वो रंग लाया है और अंदर की बातें मालूम पड़ी हैं। ये एनकाउंटर का सबसे बड़ा आई विटनेस, चश्मदीद गवाह कोई और नहीं, वही पुलिस ऑफिसर है जिसके हाथों से ये एनकाउंटर हुआ था। और उसका नाम है एसीपी रिटायर्ड शमशेर खान पठान, मुंबई पुलिस के। अब देखिए कहानी कितनी दिलचस्प है, मैं आपको शुरू से सुनाता हूँ। मनिया सुरवे के एनकाउंटर के बाद कुछ ऐसी बातें हुई थी अंदर की, जिनकी खबर भी मुझे पिछले 3-4 दिन में और मिली है। बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, हैरान कर देने वाले। वो सब किस्से मैं आपको मनिया सुरवे से जुड़े हुए कल के एक स्पेशल एपिसोड में सुनाऊंगा। कल का एपिसोड भी जरूर देखिए। लेकिन आज मनिया के मरने के बाद वही पोतिया भाई, जो प्रभा देवी दादर एरिया में एक ज़माने में घुसने से डरता था, रास्ता बदल के दूसरे इलाके से निकल जाता था, वो आदमी शेर हो गया। उसने अपनी जो पहले चोरी चकारी डकैती का काम करता था, आदमी को मारने से परहेज करता था, वो शख्स अब एक्सटॉर्शनिस्ट बन गया।
उसने लूटमार करने की बजाय लोगों से शरेआम पैसे वसूलने शुरू कर दिए। एक गैंग बनाया नए सिरे से, जिसमें उसका राइट हैंड आदमी था पेडनेकर, उसका फर्स्ट नेम शायद शैलेश था, पेडनेकर उसका सरनेम था। उसको साथ में लेके उसने अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन दादर माहिम से बढ़ाते हुए बैंड्रा, खार, सांता क्रूज, विले पार्ले तक पहुंच गया और पुलिस की नज़रों से हमेशा इसलिए बचता रहा कि उसकी कोई भी तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी। एक बहुत पुरानी तस्वीर जब उसको एक बार अरेस्ट किया गया था माहिम पुलिस स्टेशन में, इसाक बागवान साहब ने अरेस्ट किया था, वो किस्सा मैंने आपको सुनाया। वो एक जो हाथ में तख्ती पकड़ा के जो एक तस्वीर खींची जाती है, वो बहुत पुरानी तस्वीर थी और वो भी ब्लैक एंड वाइट के ज़माने की और काफ़ी फेड हुई हुई, उससे उसका नैन नक्श हुलिया भी पहचान में नहीं आता था। एक उसकी तस्वीर शायद दादर पुलिस स्टेशन के बाहर भी बोर्ड पे लगी थी, लेकिन उसको कोई उतार के ले गया, वो भी मिस हो गई। तो शमशेर पठान ने आज मुझे बताया कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसको ढूंढें तो कैसे ढूंढें, जिसका हुलिया, जिसकी तस्वीर, शक्ल हमें पता नहीं। हुआ कुछ ऐसे कि मनिया के मरने के बाद इस आदमी ने पॉलिटिकल संरक्षण लेने की शुरुआत की। वो दौर था जब क्रिमिनल्स पॉलिटिकल पैट्रनेज के नीचे काम करते थे, लेकिन ये काम बड़े बड़े सरगना करते थे। हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदा राजन मुडलियार जैसे लोग, छोटे लेवल के आदमी की बड़े पॉलिटिकल लीडर्स तक पहुंच बनाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन पोतिया ने रास्ता ढूंढ लिया। इसने एक ऐसा शख्स ढूंढा जो उस समय पे ट्रेड यूनियनिज्म में काम करता था। हमने बहुत सारे एपिसोड बनाए कि कैसे सेंट्रल मुंबई के बहुत सारे लड़के मिल स्ट्राइक के समय यूनियन लीडर्स के साथ चलते हुए दादा बन गए। उसी तरह उस लीडर का नाम था विजय कांबले। विजय कांबले बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन लीडर था उस समय 80s में, और उस शख्स ने एक उसका जो प्रेडिसेसर था, उसके पहले जो एक बड़ा वर्कर्स का लीडर था उल्हास जोशी, बहुत फेमस लीडर था। मैंने उसकी काफ़ी बार उसके बाद में इंटरव्यू वगैरह की थी जब हम प्रेस में कवर करते थे। तो उल्हास जोशी की एक जो वर्कर्स यूनियन थी उसका नाम था कामगार उत्कर्ष संघ। उसकी जो यूनियंस थी वो काफ़ी सारी फैक्ट्रीज में थी उस ज़माने में, मुंबई में और साथ लगते इलाके थाना कल्याण, डोंबिवली बेल्ट में, भिवंडी बेल्ट में। लेकिन मुंबई में उसका होल्ड काफ़ी था। कुछ बड़ी जो कॉरपोरेशन थी उनको वहाँ पे उसकी यूनियन, कुछ बेस्ट वर्कर्स में भी उसकी यूनियन थी। सिटी साइड में भाई जगताप की यूनियन चलती थी और सबर्ब में ज़्यादा यूनियन उल्हास जोशी के पास थी। उल्हास जोशी और विजय कांबले एक ज़माने में साथ में काम करते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उल्हास जोशी की कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जो थी उसके साथ बिगड़ गई और ऊपर की लीडरशिप ने एक नया कैंडिडेट उसके मुकाबले खड़ा कर दिया जिसका नाम था विजय कांबले। अब विजय कांबले के पास ताकत तो आ गई, लेकिन आदमी नहीं थे जो वर्कर्स को डरा धमका सके। ये वो समय था जब विले पार्ले में एक सिगरेट फैक्ट्री थी बहुत बड़ी, आज भी है। उसका नाम था शायद फिलिप्स समथिंग, गोल्डन टोबैको नहीं, इसका एक और नाम है कोई सिगरेट कंपनी का कोई। तो वो कंपनी की फैक्ट्री जो है वो विले पार्ले जैसे ही हम एंटर करते हैं तो लेफ़्ट साइड में वो फैक्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री है वहाँ पे। उसमें से 3-4 आगे एरिया छोड़ के राइट साइड में कवि प्रदीप का बंगलो है, जिन्होंने वो फेमस गीत, देश प्रेम का गीत लिखा था, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो उनके घर के नज़दीक ही ये फैक्ट्री है। तो यहाँ से एक वर्कर यूनियन ने स्ट्राइक कर रखी थी जिसका लीडर था वो उल्हास जोशी।
और वो फैक्ट्री की वो स्ट्राइक तोड़वाने के लिए विजय कांबले ने अपने आदमी खड़े कर दिए, एक पैरेलल यूनियन बना ली, लेकिन आदमी ज़्यादा नहीं आ रहे थे। उसने अपने साथ मिलाया पोतिया दादा को, जिसका उस समय काफ़ी नाम हो चुका था कि बहुत फर्तीला, डेयरिंग, हथियार अच्छे चला लेता था, भागने में माहिर था, फिज़िकली स्ट्रांग था। तो उसको अपने साथ मिलाया और ये अपनी पूरी टीम लेके पोतिया भाई विजय कांबले से हाथ मिला लेता है। कुछ महीनों के अंदर अंदर ही उस फैक्ट्री के 4 मुलाजमों का कत्ल हो जाता है और उसके अलावा टॉर्चर के नए नए तरीके अख्तियार किए गए। जो वर्कर इनकी बात नहीं मानते थे उनको उठा के अपने ऑफिस में लाया जाता था। उनका आधा सिर जो था उस पर उस तरह चला दिया जाता था, आधे बाल काट जाते थे, आधे रहने देते थे, आधी मूछ काट देते थे किसी की, आधी रहने देते थे, आधी दाढ़ी काट देते थे, आधी दाढ़ी रहने देते थे। तो इस तरीके का मेंटल टॉर्चर वर्करों को उठा उठा के पोतिया दादा सुहास पोतिया उसको साथ थी और वो खुद ऐसा टेरर टैक्टिक्स इस्तेमाल करने लगे वर्कर्स के खिलाफ। और वो जब इतनी दहशत बढ़ी वहाँ पे, तो लोगों ने, जो पॉलिटिकल लीडर थे और वो जिन लोगों के वो शख्स मारे गए वर्कर्स, उनकी फैमिलीज़ एक डेपुटेशन लेके उस समय के होम मिनिस्टर को मिले और पुलिस कमिश्नर जो जूलियो रोबेरो थे उनको मिले। 1983 की बात कर रहा हूँ। तो रोबेरो ने एक जो उस समय के डीसीपी जोन 6 थे, बैंड्रा का एरिया, बैंड्रा एरिया जो है वो जो डीसीपी का जो जोन होता है उसमें पूरा बैंड्रा खार, सांता क्रूज, अंधेरी तक, डीएन नगर तक वो पूरा उसकी जुरिस्डिक्शन जाती थी उन दिनों में। तो उसके नीचे 6-7 पुलिस स्टेशन आते थे, जिनमें बैंड्रा पुलिस स्टेशन, खार पुलिस स्टेशन, सांतापुर पुलिस स्टेशन, जूहू तो बना ही नहीं था तभी, डीएन नगर पुलिस स्टेशन, इस किस्म के ये सब पुलिस स्टेशन उस डीसीपी के नीचे आते थे। और डीसीपी थे मिस्टर श्रीधर वगल। वो बाद में एडिशनल सीपी बने और कई केसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट बाद में हुई, तेलगी स्कैम में भी जेल में काटी। खैर, तो वगल को पुलिस कमिश्नर रोबेरो ने इंस्ट्रक्शन दिया कि इस आदमी की एक्टिविटीज़ को लगाम पाई जाए, लगाम दी जाए, कर्टेल किया जाए, किसी भी हालत में उसको पकड़ा जाए। लेकिन पोतिया था कि हाथ नहीं आ रहा था। तो उसके लिए वगल ने एक 18 लोगों की टीम बनाई, 15-3-18, जिसमें 3 सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर थे, एक सीनियर इंस्पेक्टर था मिस्टर पाटिल, और उसके नीचे हवलदार, हेड कांस्टेबल और हवलदार। और ये डिफरेंट पुलिस स्टेशन से लिए गए थे। 3-4 कांस्टेबल और ऑफिसर डीएन नगर पुलिस स्टेशन के थे, 3-4 सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के थे। तो इस तरह से और बाकी पुलिस स्टेशन से भी निकाल के एक स्क्वाड बनाया गया, स्पेशल टीम बनाई गई कि जिसका सिर्फ एक ही काम था, एक सूत्री कार्यक्रम था, पोतिया भाई को, पोतिया दादा को ढूंढना और पकड़ना। अब पोतिया हाथ में नहीं आ रहा था। 3 महीने तक ये टीम का अभियान चलता रहा। जहाँ खबर मिलती उसको वहाँ रेड किया जाता, लेकिन पोतिया भाग जाता था। उसके बाद इन्होंने मुझे शमशेर पठान ने बताया आज कि 3 बार मैं और मेरे साथी टीम के पोतिया के घर प्रभा देवी गए। वो भी मैं करेक्ट कर दूँ कि पहले उसका जो पुराना जो अड्डा था छुपने का वो माहिम में था, मटुंगा में था, लेकिन उसका घर अगर बाज़ार के नज़दीक ही एक जगह पे था, प्रभा देवी एरिया में। तो पठान के मुताबिक 3 बार उन्होंने पोतिया के घर वालों से बात की कि देखिए हम उसकी जान के दुश्मन नहीं हैं, उसकी एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ती जा रही हैं, 5 मर्डर हो चुके हैं और तैयारी कर रहा है वो, इसलिए आप उसको हाजिर करवा दीजिए। तो उसका एक भाई था, आज भी है शायद पोतिया का, उसने कहा कि हमने उससे बात की है, लेकिन वो कहता है कि अगर मैं हाजिर हो गया तो मनिया के तरह मेरा भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा, इसलिए मैं हाजिर नहीं हूँगा। तो पुलिस ने उनको एक और ऑफ़र दिया
क्योंकि अगर आपको डर लगता है कि आपको अरेस्ट करके गोली मार दी जाएगी या एनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो आप अपना वकील लेके, अपने वर्कर यूनियन के साथियों को लेके, अपने लीडर को लेके जिस भी पुलिस स्टेशन में मुंबई में हाज़िर होना चाहते हो आप हो जाओ। ये ऑफ़र 3 बार दी गई कि आप किसी तरीके अपनी फैमिलीज़ के साथ, लेडी के साथ, वकीलों के साथ, मीडिया के सामने जैसे भी आपको मंजूर है आप उस तरीके से हाज़िर हो जाइए, आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन उसके घर वालों के मुताबिक उनके समझाने के बावजूद भी पोतिया भाई ने हाज़िर होने से मना कर दिया। उसके बाद इन द मीन टाइम जो टीम थी उसमें देखिए बड़े 3 ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर थे, सीनियर इंस्पेक्टर पाटिल थे जो ओवरलुक कर रहे थे। उसके बाद शमशेर पठान तभी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में थे, और बसंत ढोबले जिनका किस्सा मैं बहुत बार सुना चुका हूँ, बहुत ईमानदार, डेरिंग, मेहनती ऑफिसर हैं, ACP रिटायर हुए हैं। दूसरे ऑफिसर वो थे। तीसरे ऑफिसर थे इंस्पेक्टर संकत, वो भी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के थे। ये वही संकत है जिसने बाद में जब इसको पकड़ा था, चार्ल्स शोभराज को गोवा में मधुकर जेंडे ने जिसका क्रेडिट दिया, वो संकत वही वेरी गुड ऑफिसर, जब वो रेलवे पुलिस में काम करता था, उसने चार्ल्स शोभराज को ट्रैक करते करते गोवा में जाके उसका कॉर्डर पकड़ दिया था। वही संकत, वेरी गुड ऑफिसर, वो भी सांता क्रूज में था। मैं उसको जानता था अपने हॉलीडे डेज़ की वजह से, क्योंकि हमारा जो होटल था वो उस ज़माने में सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के नीचे ही आता था। जुहू पुलिस स्टेशन बाद में बना है। खैर, तो 3 बढ़िया ऑफिसर, शमशेर पठान, संकत और बसंत ढोबले, ये अपने साथ 3-3, 4-4 हवलदार लेके शिफ्टों में अलग-अलग जगह पे वाच रखनी शुरू की। आखिर इनको आखिरी दिनों में एक खबर आती है कि सांता क्रूज में लोकल रेलवे स्टेशन के नज़दीक SV रोड पे एक आशा पार्क हॉस्पिटल है। जी हाँ, वही आशा पार्क जो अपने ज़माने की एक मशहूर हिंदी फिल्म अभिनेत्री हुआ करती थी, उनका एक हॉस्पिटल उनके नाम पे बना हुआ है। उनका ट्रस्ट ने बनाया है, वो उसका नाम है आशा पार्क हॉस्पिटल। वो SP रोड के मेन रोड पे ही है। उसके साथ एक हाउसिंग सोसाइटी का कम्प्लेक्स है, जिसमें उस इलाके के शिवसेना प्रमुख का ऑफिस था। और मनिया सुरभि कभी कभी उस ऑफिस में और पोतिया भाई बहुत बार अक्सर उस शिवसेना जो एरिया का प्रमुख था उसको मिलने आया करता था। तो उसको जब खबर इनको मिलती है तो ये तीनों ऑफिसर और इनका 15 लोग जो साथ में कांस्टेबल थे, वो पूरा स्टाफ, इन्होंने उस इलाके को पूरी चारों तरफ से फील्डिंग लगाई। और उस फील्डिंग में देखिए, जिसको मैं फिल्मी सीन कहता हूँ, सब के सब हवलदार अलग-अलग किरदार में थे। कोई भाजी बेचने वाला बना हुआ था, कोई मूंगफली बेचने वाला बना हुआ था, कोई आइसक्रीम की स्टॉल लगा के खड़ा था, कोई छाते बेच रहा था, छतरी जिसको आप बोलते हैं, वो लेके वहाँ एरिया में छाते बेच रहा है। कोई कबाड़ी बना हुआ था, गले में एक फटी हुई बोरी लटका के कबाड़ का होका दे रहा है कि कबाड़ वाला, ऐसा करके वो हवलदार घूम रहे हैं उस एक बिल्डिंग के चारों तरफ। क्योंकि इनको वो शाखा प्रमुख ने कॉन्फिडेंस में बता दिया था कि वो आता है इस रास्ते से और वापस इस रास्ते से जाता है, अकेला कभी नहीं आता, 2 आदमी साथ में होते हैं। और टैक्सी में भी आता है तो वो टैक्सी को जहाँ भी उसने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो एक ही टैक्सी में कभी सफ़र पूरा नहीं करता था। थोड़ी दूरी पे जाके वो टैक्सी छोड़ देता था, दूसरी टैक्सी लेता था, डायरेक्शन चेंज करता था, फिर तीसरी टैक्सी लेनी, ऐसे करके 4-4, 5-5 टैक्सियाँ छोड़ के वो अपनी मंजिल तक पहुंचता था। तो इस तरीके से ढूंढना बहुत मुश्किल था। और आप देखिए कि जो 3 ऑफिसर थे उन्होंने क्या ड्रेस पहनी थी, वो उसको भाई पोतिया भाई को पकड़ने के लिए, ताकि उसको शक नहीं हो कि पुलिस ने उसको घेरा हुआ है। शमशेर पठान टिपिकल पठानी ड्रेस में, पठानी सूट पहना हुआ और सर पे गोल टोपी, और संकत जा तो वो आर्म की यूनिफॉर्म में,
वहाँ उस समय पे अरब लोग बहुत आते थे मुंबई में साइट सीइंग के लिए, इलाज करवाने के लिए। तो वो जो लंबा सा लबादा पहनते हैं वो पहना हुआ, और वो सर पे वो गोल ऊपर वो माला लगा के, वो पूरी अरब की जो अटायर होती है, जो ड्रेस होती है, वो पहने हुए। और वसंत डोबले जो थे तीसरे ऑफिसर, वो दाढ़ी रखते थे थोड़ी थोड़ी, उन्होंने पगड़ी बांध ली, वो सरदार जी बन गए। और अब 3 ऑफिसर डिफरेंट भेस में 24 घंटे तक वहाँ पे वॉच रखी गई, क्योंकि वो शाखा प्रमुख के मुताबिक वो कभी भी आ सकता है, बोले हुए टाइम पे कभी नहीं आता। तो सुबह से 4 बजे से उसकी फील्डिंग लगाई हुई डिफरेंट तरीके से, और ये लोग घूम रहे हैं अपने अपने उन कपड़ों में, कभी बैठ जाना, कभी चलना, चाय पीना, ये वो सब। तो शाम को 8 बजे पोतिया वहाँ से आता है अपने 2 साथियों के साथ। साथी उसके 2 शाखा प्रमुख के ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं। पोतिया अंदर जाता है, और जो इन्होंने पहले फिक्स किया हुआ था, क्योंकि किसी को पता नहीं था आज के दिन में पोतिया लगता कैसे है, इनको ये भी डर था कि कहीं गोली वोली चली तो गलत आदमी नहीं मरना चाहिए। तो शिवसेना प्रमुख ने अपने तरीके से जब इशारा किया बाहर खड़े शमशेर पठान को, जो एक पठानी सूट में और सिविल ड्रेस में खड़े थे, तो पोतिया को शक हो गया। बहुत शातिर था वो समझ गया कि कोई ना कोई ट्रैप है। तो वो शाखा प्रमुख को धक्का देके वहाँ से भागा, और उसके दोनों साथी, पठान का कहना है, शमशेर पठान मेरे छोटे भाई जैसे हैं, बहुत लंबी बात उनसे आज मेरी हुई, कि वो इतनी तेज़ी से भागा जैसे जंगल में चीता भागता है। और हमारे देखते देखते इसके पहले कि हम को गोली मारे या कुछ करें, वो तो हमारा इरादा नहीं था, हमने तो पकड़ना था। वो इतनी तेज़ी से भागा कि हमें रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। लेकिन हमने पूरी फील्डिंग चारों तरफ लगा के रखी थी। हमें मालूम था पहले से कि इधर से भागेगा तो दूसरी साइड में मेन रोड पे कहाँ से निकलेगा। तो हम अपनी जीप में बैठ के बहुत तेज़ी से वो पूरा चक्कर काट के दूसरी तरफ से हमने उसके पहुंचने के पहले फील्डिंग लगा लिया। 3-4 सोसाइटी की कंपाउंड वाल्स को कूद के क्रॉस करके फिर जाता था, वह दूसरी तरफ निकलता था, गाड़ी वहाँ खड़ी करके आता था। तो इसके लकड़ी इसके पहुँचने के पहले हमने वहाँ पे फील्डिंग ले ली। पूरे 3-4 हमारे हवलदार और ऑफिसर, इसको चैलेंज किया गया कि पोतिया भाग मत, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। इतने में शमशेर पठान का कहना है कि उसने इतनी तेज़ी से अपना वेपन निकाला और गोली चलाई, जो शमशेर पठान के कान के पास से निकल गई, लकड़ी लगी नहीं। और बहुत बढ़िया वेपन था, बोलते हैं चाइनीज़ मेड, जिससे गोली चलाई उसने। फिर हमने रिटायरी गोली चलाई, जिसमें पोतिया मारा नहीं, इंजर्ड हुआ, और उसके साथ जो पेड़नेकर था वो इंजर्ड हुआ, और तीसरा आदमी भाग गया इस मेली में, इस शोर शराबे में। वो बोलते उससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं था, हमें तो पोतिया चाहिए था। लेकिन देखिए उस ज़माने के एनकाउंटर कैसे होते थे। उनको गोलियों से मारा नहीं, वहीं पे भूना नहीं, वो इंजर्ड हो गए, गिर गए, उनको उठाया, गाड़ी में रखा गया। उसके बिल्कुल नज़दीक कूपर हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ लेके जाया गया, जहाँ पे थोड़ी देर के बाद जो पेड़नेकर था वो पहले मर जाता है इलाज के दौरान, और 5-6 घंटे के बाद पोतिया की डेथ हो जाती है। तो ये एक पहला एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था, जिसमें पुलिस वाले मारना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें पोतिया, जो एक ज़माने में मनिया सुरवे का दुश्मन हुआ करता था, उसी तरह इस ज़िंदगी से चला गया जिस तरह मनिया सुरवे का एनकाउंटर हुआ था। और याद रखना, कल मैं आपको कुछ अंदर की बातें जो आज तक कभी सामने नहीं आई, वो बातें मनिया सुरवे के एनकाउंटर वाले दिन की आपको कल सुनाऊंगा। कल तक का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।